अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है। बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप के मुकाबलों के हवाले से, लेकिन काफ़ी साथ ही साथ चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से वो भी ज़ेर बहस ज़रूर रहती हैं। मीट एंड ग्रीट एक बड़ा ख़बरों में है, उस पर हम पहले वाले सेशन में बात नहीं कर पाए, लेकिन आज पाकिस्तान और USA का मैच भी है, उस पर भी ज़रूर गुफ्तगू रहेगी। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इन पर बात ज़रूर करनी है। तो आपको ज़ोर का जोड़ में खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राबिया शाहिद। राबिया, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन आप भी मैच को एंजॉय करेंगे। आज पाकिस्तान और USA का मैच है और इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें गुज़िश्ता चंद रोज़ में कैरेबियन स्पेशलिस्ट का खिताब दे दिया है मोहम्मद वसीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सुहेल तनवीर साहब। वालेकुम इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आपसे गुफ्तगू दोपहर में रह गई थी, वो भी करनी है। और अभी अभी वसीम साहब, ये जो मीट एंड ग्रीट है, ये जिसकी ख़बरें चल रही हैं अब पाकिस्तान में, आपको लगता है कि ये भी कुछ मिसमैनेज है, इसको कुछ बेहतर तरीके से डील किया जाना चाहिए, या फिर ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जबकि आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पर मौजूद हों? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर या आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो किसी भी इवेंट के लिए या किसी मैच के लिए, अगर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ सकता है तो फिर आप वो रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ की। तो अब अगर इस चीज़ का कोई नेगेटिव अगर इम्पैक्ट आता है तो ऑब्वियसली उंगली उठेगी इसके ऊपर जी कि ये किसने प्लान किया, क्यों प्लान किया, क्या इतना ही कि मतलब वो देखते हैं। तो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अ कमर्शियल थिंग ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली मीट एंड ग्रीट। आई थिंक इसमें शायद कमर्शियल एक्टिविटी है ये। तो क्या ज़रूरी था कि वर्ल्ड कप से पहले ऐसे क्या ज़रूरी था? हाँ, अब देखें ना, इसमें एक चीज़ होती है कि ऑब्वियसली हम भी टीमों के साथ रहे हैं। सुहेल तो मेरे ख्याल 1200 टीमों से सुहेल भी खेले हुए हैं, 1200 टीमों से इतनी लीग क्रिकेट खेले हैं कि हर टीम के पास ये ऑप्शंस आते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स के प्लेयर्स कंफर्टेबल कहाँ पे हैं, कि क्या वो जाना चाहते हैं किसी एक्टिविटी में, किसी खाने पे, या वो प्रैक्टिस से आके अपना टाइम, रिलैक्सिंग टाइम गुजारना चाहते हैं, नेक्स्ट डे पे फोकस करना चाहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेयर्स की जो कंफर्ट है उसका ख्याल रखा जाए। ये नहीं कि किसी मैनेजमेंट में किसी बंदे को जी उसका कोई जानने वाला आ गया है, या आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ द केस, लेकिन अगर ऐसा होता है, कई दफ़ा हमने देखा है कि किसी एक बड़े ओहदे वाला है, उसके कुछ जानने वाले हैं, वो खाना देना चाहते तो आप ज़बरदस्ती लेके जाते हैं पूरी टीम को वहाँ पे। तो ये कल्चर से हटना होगा हमें कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो जिस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो आप करें। लेकिन इसमें अगर, क्योंकि अब होता क्या है इसके अंदर हमारे कल्चर में कि जहाँ पे देखें टीम डिनर है और लड़कों को ऑप्शन दिया गया जी कि कौन कौन जाना चाहता है इसमें, 4 सीनियर आपके यहाँ कर देंगे तो नीचे वालों के पास ऑप्शन तो कोई नहीं बचा। वो ऑप्शन लेके फंसने वाली बात है। हाँ जी, देखा ना, ये तो बड़ा स्टार हो गया कि हम जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे, तो बात वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस कि इसकी टाइमिंग क्या है, क्या सारे जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। तो आई थिंक जब जितने थोड़े दिन रह जाते हैं तो इस तरह की ऑफिशियल चीज़ें, ऑफिशियली हो गया ना कि इसमें ऑप्शन तो नहीं है ना कि इसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अगर सारा टीम के लिए आपने ये किया हुआ है तो इसका एक गलत इम्पैक्ट आ सकता है। लेट्स होप कि ना आए, इसका परफॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन आपको जो भी काम करते हैं आपको ये ज़हन में हो कि बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो वो चीज़ आपको बैकफायर करेगी, चाहे वो होटल वाला इंसिडेंट है, चाहे वो आपकी ये मीट एंड ग्रीट वाला है, बहुत सी चीज़ें इसमें फिर इस पे उंगलियां उठेंगी, भाई देखा ये इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले किया था, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस का मयार जो है वो ख़राब हुआ। हमें ज्वाइन किया है जी इस वक्त वर्ल्ड कप के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब शाहिद खान आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शाहिद साहब ये बात कर रहे हैं, एक मीट एंड ग्रीट को हुआ पाकिस्तान टीम का। वसीम साहब का ये मानना है कि इस किस्म की चीज़ें ये तयन करना पड़ता है, ये फ़ैसला करना पड़ता है कि क्या वर्ल्ड कप के मैचेस से पहले आपको इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप समझते हैं कि वाकई कारकर्दगी इससे मुतासर हो सकती है, तवज्जो तकसीम हो सकती है, कुछ गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए?
देखें इमरान, बात ये जो वसीम बात कर रहा हो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। मैं सेकंड करूंगा इसकी बात को, क्योंकि जब आपसे परफॉर्मेंसेज नहीं होती, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, देन फिर यही सारी चीजें जो हैं वो आई मीन लोग इन्हीं चीजों को सामने लेके आते हैं। हाँ, अगर आपने करना भी है, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, एंड देन क्योंकि टीम डिनर्स वगैरह होते हैं मैच से पहले, आप उस पर प्लेयर्स गेट टुगेदर होते हैं, साथ चले जाते हैं, या कोई ऐसा जो कम्युनिटी जो यूएस के अंदर जो भी कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कम्युनिटी का जो कोई काम अच्छा हो रहा हो, उस पे जाना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी हॉस्पिटल पे विजिट कर लिया, किसी ऑर्फनेज हाउस चले गए आप वहां पे, तो आई मीन कि इस तरह की एक तो पाकिस्तान की रेपुटेशन पे बड़ा अच्छा पॉजिटिव इमेज बनता है इससे। इवन के मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करे तो ज्यादा बेहतर है। प्राइवेट डिनर्स वगैरह यही फिर बाद में वही वसीम वाली बात से मैं एग्री करता हूँ, जब आप रिजल्ट नहीं आता फिर इस चीज को सामने रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, कल मैच हुआ शाहिद साहब, इंडिया और आयरलैंड का। यकीनी तौर पर आपने उसमें कुछ देखा होगा। ये जो पिच है, इसको अभी वसीम साहब ने कहा कि डेंजरस है, तो लगे भी बॉल आयरलैंड के बैटर्स को भी लगे, इंडिया के बैटर्स को भी लगे। 100 रन्स दोनों इनिंग्स में नहीं हुए हैं। तो आपको लगता है वाकई इस मैच को जब हम देखते हैं तो फिर यूं कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच है, तो ये कहीं ना कहीं मिस मैनेज हो गया, ये डेंजरस पिच है, वाकई खिलाड़ियों के करियर को भी ख़तरा हो सकता है, कुछ सीरियस इंजरी भी हो सकती है? देखिए, आईसीसी बहुत बड़ा इवेंट है जी, बहुत बड़ा इवेंट है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जो जिससे प्लेयर्स कंफर्टेबल, जैसे उस दिन जो आयरलैंड के प्लेयर कह रहे थे कि हमने ग्राउंड देखा नहीं था, प्रैक्टिस सेशन नहीं मिला, हमने मैच डे पे ही ग्राउंड देखा, तो ये सारी चीजें फिर अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। इतना बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और ठीक है, अमेरिका में फर्स्ट टाइम हो रहा है, हर चीज नई है, प्लेयर्स को अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन पिचेस के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना, कि पिचेस अनइवन बाउंस हो, और ठीक है टर्निंग ट्रैक्स हो या ग्रीन पिच हो, तो टीमों के लिए, दोनों के लिए बराबर होता है। लेकिन इस तरह की पिच जिसपे प्लेयर्स कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो, या बॉल लग रहा हो, अनइवन बाउंस हो, तो वो फिर क्रिकेट शायकीन के लिए भी मजा नहीं हो, जो खेल रहे हैं उनके लिए भी फिर गेम अच्छा नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हो उसके लिए अच्छी तैयारी की हो पिच के हवाले से इन्होंने, जिसपे अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ठीक है। सुहेल, तनवीर साहब, आपकी क्या राय है इन दोनों चीज़ों पर, जिस पर शाहिद आफरीदी साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, फिर वसीम साहब भी शुरू में गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो पिच बड़ी डेंजरस है, दोपहर में आपसे बात नहीं हो पाई थी, एक पिच के हवाले से, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं बिफोर मैच, बिफोर टूर्नामेंट, आपके ख्याल में इसको किस तरीके से बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता है? जैसे शाहिद साहब ने कहा कि आप कोई कम्यूनिटी के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसमें तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। देखिए, टीम डिनर्स डेफिनेटली होते हैं, हमारे टाइम पे भी होते हैं, शायद भाई मौजूद थे उस टाइम पे, स्पेशली यूएई में बहुत ज्यादा जब क्रिकेट होती थी, तो मैच से 1-2 दिन पहले यहाँ पे टीम डिनर, ऑफिशियल टीम डिनर होता था। बट उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज के देयर इज नो कमर्शियल एक्टिविटी। अभी जो हम बातें सोशल मीडिया पे देखी है, जो सुनी है कि जी वहां पे टिकट लगा हुआ था, ये नहीं होना चाहिए। अगर मीट एंड ग्रीट है तो वो कम्युनिटी मीट एंड ग्रीट होना चाहिए, एंड सेकेंडली ये ऑप्शनल होना चाहिए। आप अगर एज लॉन्ग एज के प्लेयर्स है कंफर्टेबल, जो जाना चाह रहा है वो चला जाए, जो नहीं जाना चाह रहा वो ना जाए, क्योंकि ये प्लेयर्स का स्पेयर टाइम होता है जिसमें वो किसी ने रिलैक्स, हर बंदे का रिलैक्स करने का अपना टाइम होता है। कोई बाहर घूम के रिलैक्स फील करते हैं, कोई अपने रूम में मी टाइम जो होता है उसको लेके, तो वो दे एंजॉय देमसेल्फ। तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो प्लेयर्स का कंफर्ट देख के तो कोई भी डिसीजन जो है वो होना चाहिए। पर स्पेशली इसमें जो कमर्शियल पॉइंट है वो तो किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए, कि आप एक ऑफिशियल टूर के ऊपर हैं, आप ऑफिशियल टूर पे इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में सूट नहीं करती हैं। ऑब्वियसली जब आपकी परफॉर्मेंस 19-20 होती है, तो जिस कल्चर में हम रहते हैं उसमें डेफिनेटली फिर लोग इसी तरह की पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं, वो फिर आपके ऊपर एसोसिएट होती हैं चीजें, एंड यू हैव नो आंसर फॉर दैट। लेकिन लाला, इस तरह की मीटिंग्स थोड़ी रिस्की नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इस तरह की मीटिंग्स में कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता है तो अगले दिन परफॉर्मेंस पे भी तो फर्क पड़ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस तरह की चीजें हो जाती हैं,
मेरे ख्याल में देखिए ये जो मैनेजर्स होते हैं इनके, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है, कोई पीसीबी की तरफ से नहीं होता। मैनेजर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है और प्लेयर्स हामी भरते हैं, तब जाके मैनेजर इस चीज को मैनेज करता है या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें आई थिंक पीसीबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या पीसीबी को पता था इन सारे इवेंट्स का या अचानक हुए। अगर पीसीबी को पता था और कोई इस तरह का इंसिडेंट वहां पे हो जाए तो फिर तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी पे इल्जाम आता है सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान और यूएसए के मैच पर। शाहिद साहब, आप कैसे इस मैच को पाकिस्तान के लिए, जब हम अपनी माजी करीब की कारकर्दगी को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को एक अच्छे फ़र्क से मैच जीतना चाहिए, अपने ऐलान करना चाहिए अच्छी कारकर्दगी के ज़रिए कि एक निस्बतन कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं? देखिए, कमजोर टीम तो मैं इस फॉर्मेट के अंदर किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट तो मैं करता ही नहीं हूं ना, कर सकते हो आप। हिस्ट्री है हमारे सामने, बड़ी छोटी छोटी टीमों ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, तो ये मैच इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मैच है। और खासतौर पे जब आप पिच इस तरह की खेल रही हो जिसमें वो जो टुच्चे बॉलर, जिसे हमारी जबान में, क्रिकेट जबान में टुच्चे बॉलर हो कहते हैं, वो भी बड़े खतरनाक साबित होते हैं। तो आई मीन के आप बिल्कुल भी अमेरिका को, क्योंकि वो अपनी कंडीशन में यहीं पे प्रैक्टिस की हैं, यहीं तैयारियां की हैं, उन्होंने इन कंडीशंस का अच्छी तरह पता है, तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। हाँ, कितने मार्जिन से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान का पहले फोकस मैच जीतना है। पाकिस्तान का पहला फोकस मैच जीतना है। वसीम साहब, आपके ख्याल में इस फोकस के रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है, और कैसे हम इतने फोकस रह सकते हैं कि हम, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि मैच हमारा जीतना है, उसमें मार्जिन कितना होता है, ये उसके बाद की बात है। देखें, ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं तो हमें मैच जीतना चाहिए, लेकिन हम तो उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कन्विंसिंगली जीतना चाहिए। लेकिन अगेन, जैसे शाहिद ने कहा, कंडीशंस मैटर करती हैं कि जहाँ पे ट्रिकी कंडीशंस आती हैं दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें टॉस का फैक्टर आ जाता है, उसमें बॉलिंग लाइनअप्स बराबर हो जाते हैं। कई दफ़ा एक तरफ वो टुच्चे बॉलर्स भी, अगर ये यहाँ जो पिच है न्यूयॉर्क के अंदर, लेट्स से कि यहाँ पे सारे बॉलर बराबर हो गए ना आपके, कि पेसर भी आया, उसने आउट किए, बॉलें लग भी रही हैं, स्पिनर आया, उसने भी पहली दूसरी बॉल पे आउट कर दिया कि बॉल आके रुका, वो अक्षर पटेल का हमने देखा, तो चीज़ें बराबर हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक जो डैलस का पिच है वो बेहतर पिच है, वहाँ पर हमने देखा हाई स्कोरिंग मैच पहले भी हुआ है। ईजी बाई नो मीन्स, मैं इस चीज़ पर तो वैसे भी एक आजकल की T20 क्रिकेट में इजी मैच तो आपका कोई नहीं रहा है, लेकिन हमें जो उस थोड़ा सा एक शेल है ना जो हमारा, कि हम हर मैच को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं। ठीक है, आप उसको इजी नहीं लेते, आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं, लेकिन जो मेंटली तौर पे आप एक थोड़ा सा बैरियर आता है ना, कहीं हम हार ना जाएं, हमें उस बैरियर को तोड़ना होगा कि आपके सामने जब टीम इस तरह की आती है तो आप जीत की सिर्फ प्लानिंग करते हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग लाइन होगी कि हम कहीं हार ना जाएं, और पास में मैंने देखा हुआ है ये इस तरह की प्लानिंग्स होती रही हैं, तो वो क्या होता है, आप एक मैसेज ग्रुप के अंदर जो देते हैं उसका एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। जो है हम इसको डिस्कस इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शाहिद को भी पता है, सोहेल सबको पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट मैच है। नॉट ओनली कि हमारा वर्ल्ड कप का मैच है, बल्कि यूएसए की टीम को शायद मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है उनकी टीम को देखते हुए कि वो अच्छा खेली है पहला मैच, तो हमें बहुत अच्छा खेलना होगा। अगर वो अच्छा खेलें तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा खेलना होगा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि हमारी ओपनिंग अच्छी हो, और दूसरा हमें एक जो थोड़ी सी एक जो ढूंढ रहे ना हम कि बैटिंग में हमारा मैच विनर कौन है, क्योंकि रिसेंटली हमें किसी ने उस तरह मैचेस सिंगल हैंडेडली नहीं जिताए हुए हैं। तो मे बी दिस इज़ द टाइम कि आपके एक दो प्लेयर स्टेप अप करें, चाहे वो बाबर है, रिजवान है, या कोई मिडिल ऑर्डर में है, इसी तरह बॉलिंग में है, कोई बड़ी परफॉर्मेंस दे कि एकदम से एक मैच जिताए, ताकि जब इंडिया के मैच में हम जाएँ तो आपकी नज़रें हों भाई कि ये प्लेयर हमारे पास हैं और इसने हमें पिछला मैच जिताया हुआ है। ठीक है, इसी को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे वसीम साहब। जो आपने कहा कि एक तो मेंटल बैरियर रहा है, जिस तरह से जिक्र किया है वसीम साहब ने, और दूसरा हम अपनी इस टीम में, इस प्लेइंग 11 में एक मैच विनर को ढूंढ रहे हैं बैटिंग के शोबे में। शाहिद भाई से ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम इतने इस्टेब्लिश क्रिकेटर्स की मौजूदगी में भी किसी एक को ढूंढ रहे हैं, और अगर वो नहीं है 4-4, 5-5, 6-6 साल की क्रिकेट खेलने के बाद भी कोई मैच विनर अगर हमें बैटिंग में नज़र नहीं आ रहा, तो ये किस हद तक हमारी जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है उसको मुतासर कर सकता है। इस वक्फे के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर ज़ोर का जोर में आप सबको खुशामदीद। बहुत गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान और यूएसए का मैच भी है आज, और जिस पर काफ़ी गुफ्तगू है कि आज हो क्या सकता है, कहीं खदशात तो नहीं है जहन में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। जो ब्रेक पे गए थे हम, तो एक मेंटल ब्लॉक की, मेंटल बैरियर की बात की थी वसीम साहब ने
शाहिद आफरीदी साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस मेंटल ब्लॉक को कैसे खिलाड़ी निकल सकते हैं? और दूसरा शाहिद भाई ये बताएगा कि जैसे अभी वसीम साहब ने कहा कि हम इस टीम में अभी तक बैटिंग में किसी मैच विनर को ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, शायद इस वजह से लोगों के जहन में कोई खदशा पैदा होता है कि पाकिस्तान कहीं हार ना जाए किसी कमज़ोर टीम से भी। तो क्या आपके ख्याल में रुकावट उसमें नज़र आती है कि क्यों हम इतने सारे एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स की मौजूदगी में भी किसी मैच विनर को ढूंढ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है, अगर आप इनकी पास की परफॉर्मेंसेस देखें तो सब ने जीत में जो है वो अपना अपना हिस्सा डाला है। मतलब सब ने थोड़ा थोड़ा करके परफॉर्म करके एज अ टीम जीती है। मैच विनर अगर आप अकेले देखना चाहोगे तो मैच विनर आपको इसमें कोई नजर नहीं आएगा। मुझे अगर कोई नजर आता है मैच विनर, जो बहुत अच्छे से कहते हुए आ रहा हूं कि वो फखर जमान एक ऐसा प्लेयर नजर आता है जो आपके लिए मैच जितवा सकता है अकेले। बाकी पास्ट की परफॉर्मेंसेस पे बिल्कुल वसीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एज अ टीम परफॉर्म किया है तो पाकिस्तान टीम जीती है, किसी इंडिविजुअल ने ऐसे कोई अलग से मैच नहीं जीतवाया। लाला, अगर आज पाकिस्तानी टीम टॉस जीती है तो क्या उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेस की तरफ जाना चाहिए? खैर, मैं और आप तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो बेहतर वही बता पाएंगे जो मैनेजमेंट है या कप्तान जो डिसीजन लेगा पिच देख के, एंड देन फिर वो डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन लेना है उन्होंने वो उस टाइम के हिसाब से पिच को देख के डिसीजन लेंगे। वो मेरे ख्याल में इतना हमें अपनी टीम के ऊपर होना चाहिए कि चाहे वो बैटिंग आए पहले या बॉलिंग आए पहले, हमने ये मैच जीतने की कोशिश करनी और जीतना है इंशाल्लाह। मैच जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सुहेल तनवीर साहब, जिस तरीके से ये टॉस के हवाले से भी काफ़ी बात होती है कि पहले जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए, लेकिन ये जो मैच विनर हैं, जैसे शाहिद भाई ने जिक्र किया कि कंट्रीब्यूशन नज़र आती है आपको एज टीम, लेकिन सिंगल हैंडेडली कोई मैच नहीं जितवा, अगर हम नहीं जीत पाएँ तो इस चीज़ की कमी नज़र आती है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? कि वो कोई पोटेंशियल की कमी है, कोई माहौल वैसा नहीं बन रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल पर खेल नहीं पा रहे हैं? देखिए, पहले टॉस की बात, जैसे शाहिद भाई भी कह रहे थे, यहाँ बैठ के हम लोग नहीं जज कर सकते, क्योंकि आगे भी मैंने बात की थी कि 2-3 मैचेस हुए हैं और उसमें पिच का बिहेवियर डिफरेंट रहा है। एक हाई स्कोरिंग मैच रहा, एक मैच ऐसा हुआ जिसमें बहुत ज्यादा सीम मूवमेंट स्विंग हमें देखने को मिला। तो ये तो बेहतर जज वो हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, जिनको वेदर कंडीशन का पता है। वहाँ पे आइडियली अगर तो एक फ्लैट पिच होता है तो नॉर्मली अगर आपको डाइसी हो सिचुएशन कंडीशन तो आप उसमें ये करते हैं कि पहले ओपोनेंट को आप टॉस जीत के तो कहते हैं कि भाई टोटल सेट करें, और फिर आपके माइंड में एक टारगेट सामने जब आपके होता है तो यू कैन प्लान योर इनिंग। बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बिलीवर ये रहा हूँ कि जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो बेटर जज होते हैं और वो डिसीजन करते हैं। तो यहाँ बैठ के डिसीजन मेकिंग इज नॉट ईजी। दूसरी बात जो आपने की, तो देखें हमारे पास एक्स फैक्टर जो है ना वो अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। ये जो आप सिंगल हैंडेड मैच जितवाने वाली बात कर रहे होते हैं ना, तो इसमें मोस्टली आपको हर टीम में एक्स फैक्टर जो प्लेयर होते हैं वो नजर आते हैं, और वही इस तरह की, जैसे मैक्सवेल ने आपको पता 50 ओवर वो वर्ल्ड कप जो हुआ, जो एक मैच ऐसा जितवा दिया कि कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। तो ये एक्स फैक्टर प्लेयर जो होते हैं वही कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्लेयर्स तो हैं उस तरह के, इफ्तिखार को आप कह सकते हैं, आप आजम खान को कह सकते हैं। बीच में थोड़ा हमें ये इशू रहा कि वो एक तरफ आप कह सकते हैं कि आपके ओपनर बहुत लंबा खेल जाते थे 13-14 ओवर, तो शायद टाइम नहीं मिल पाता था उनको प्लेयर्स को एडजस्ट होने का। मैंने मिसाल दी थी आसिफ अली की, खुशदिल की। अभी हमारे पास इफ्तिखार हैं और आजम खान उस रूप में मौजूद हैं जिस तरीके का हम कह रहे हैं कि वो एक्स फैक्टर, वो जो आके 20 बॉलों पे 40 या 20 बॉलों पे 45 करके तो मैच जितवा देते हैं। तो आई होप के आजम की एक अदर कोई अच्छी इनिंग लग जाए, और आज बड़ा अच्छा मौका है। एक कंपैरेटिवली बॉलिंग हल्की आप कह सकते हैं, उस तरीके की एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है। अगर उनको मौका मिल जाता है और वो एक फॉर्म गेन कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। वो और इफ्तिखार दो ऐसे बंदे हैं जो आपको इस रोल में आके मैचेस जितवा सकते हैं, और उन दोनों का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। इफ्तिखार ने बीच में छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन अभी तक इस तरीके की इनिंग उन्होंने भी नहीं खेली कि जो हम कहते हैं कि यार 20-30 बॉलों पे आके तो अकेला सिंगल हैंडेड मैच जितवा ले या एक टारगेट बड़ा सेट करने में अपनी वो टीम की मदद कर दे। तो आई होप कि आज वो दिन हो। आजम खान से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं शुरू से हाई रेट कर रहा हूँ जब से उनकी अनाउंसमेंट हुई है इन कंडीशन के लिए। मुझे इंग्लैंड में आई डाउटेड कि वो वहाँ पे
परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहां पे बॉल ऊंचा आता है, जहां ऊंचा बॉल आता है वहां आजम के लिए इजी नहीं है। यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मली फखर के बारे में क्या ख्याल है आपका? टाइम दे जी लाला, फखर भी मैं बिल्कुल उनको मिस फखर के बारे में क्या ख्याल है आपका? फखर ने हमें बीच में आके थोड़ी सी जी लाला, मैं वही कह रहा हूँ, फखर ने भी आके हमें एक स्टेबिलिटी दी है मिडिल ओवर्स में, जो कि हम लैक कर रहे थे। लेकिन फखर का प्रॉब्लम ये आ रहा है लाला कि वो लंबा नहीं लेके जा रहे, मतलब जिस तरीके का रोल वो प्ले कर रहे हैं उसमें फिर लंबा लेके जाना मुश्किल होता है। तो वो रोल अगर ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजम नंबर 6 पे बैटिंग करता है, इफ्तिखार भी नंबर 6, 5, 6, 7 यहाँ पे, और मैच फिनिश यहाँ आके होता है। फखर की बैटिंग आ रही है पावर प्ले में या पावर प्ले के 1-2 ओवर के बाद, और वो 4, 5, 6 ओवर बैटिंग करके आउट हो जाते हैं। तो इसलिए जो फिनिशर वाला रोल है ना, वो हमारे पास आजम और इफ्तिखार ही हैं जो कि फिनिशर वाला रोल प्ले कर सकते हैं। और फिनिश जहाँ मैच होता है ऑब्वियसली वहीं पे जो मैच जितवाता है, तो आप कहते हैं यार इस बंदे ने आके सिंगल हैंडेड हमें मैच जितवा दिया। तो इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ आजम खान पे और इफ्तिखार पे कि इनका फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। आपने सारी जिंदगी लाला यही रोल प्ले किया, आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में आके अगर आपके पास 10 बॉलें भी, आप 10 बॉलों पे 25 करके मैच जितवा देते हैं, तो बंदा कहता है यार वो आके शायद भाई सिंगल हैंडेड मैच जितवा दिया। तो 6, 7वां नंबर ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनका फॉर्म में आना, कॉन्फिडेंस होना, बड़ा इनका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक, अच्छा शायद भी जैसे आप फखर के बारे में, ठीक है, मैं वसीम से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी मैं वसीम से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। वसीम, आप समझते हो कि फखर का जो नंबर है 4 नंबर, वो उसकी बैटिंग के हिसाब, जो उसका स्टाइल है, क्या वो ठीक है? उस जिस तरह सोहेल कह रहा है कि 6 ओवर के बाद उसकी बारी आती है, तो वो पोजीशन ठीक है फखर की? देखें, इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा एक प्लेयर जो आपको पिक कर सकते हैं ना एट द मोमेंट कि ये सिंगल हैंडल में मैच जिता सकता है, उसने जिताए हुए भी हैं पास में, वो फ़खर ज़मानी है, गेम चेंजर। चाहे आप वो दुबई वाला वर्ल्ड कप यूएई वाला उठा के देख लें, उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसकी इनिंग्स थी। अब देखें जो एक्स फैक्टर, या हम जो बात करें ना मैच विनर्स की, आप जिस भी टीम के अंदर देखेंगे कि नीचे कोई एक्स फैक्टर है, उसमें एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि उनके टॉप पे भी एक एक्स फैक्टर होगा। उनके दोनों ओपनर्स एक जैसे नहीं खेल रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया का है तो डेविड वार्नर है वहाँ पे, साउथ अफ्रीका है क्विंटन डिकॉक आपको नज़र आएंगे, इंडिया का है रोहित शर्मा आपको नज़र आएंगे। तो वो एक एक्स फैक्टर जब ऊपर आएगा, नीचे ऑटोमेटिकली आपके बनते हैं कि वो ऊपर वाला अगर लंबा जाता है तो वो मैच जिता देगा आपको, अगर वो लंबा नहीं जाता तो फिर नीचे वालों को खुल के खेलने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ हम फ़खर को मेरे ख्याल में नंबर 4 पे ला के, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना अच्छा आइडिया था। नंबर 3 तक फिर कुछ समझ आती थी, हालांकि उसकी जो आइडियल पोजीशन थी वो ओपन ही थी कि आपको राइट लेफ्ट का वो बनता था, एक आपका कॉम्बिनेशन भी बनता था। लेकिन सम रीज़न आपने नंबर 3 पे उनको लेके आए और उसने वहाँ पे डिलीवर किया। अब उसको एक, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बनी बनाई चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए, बाकी चीज़ें आप उसके अराउंड बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ बनाने के लिए हम जो ऑलरेडी एक अच्छी चीज़ बनी हुई हम उसको तोड़ देते हैं। तो आई थिंक इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि एंड पे जाके फ़खर नंबर 3 के ऊपर ही मुझे खेलते हुए नज़र आ गए हैं कि जो सूरत हाल चल रही है। तो आई थिंक इस टाइम अगर कहते हैं जी कि बेस्ट बैट्समैन आपका कौन है एट द मोमेंट टीम के अंदर, जिसकी करंट फॉर्म भी अच्छी है, वो फ़खर ज़मान ही है। आपके बाकी बैट्समैन आपके स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक हम थोड़ा सा, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, हम एक डिसीजन करते हैं तो उसके आउटकम हम नहीं सोचते कि यार दूसरे को हिलाने से उसके क्या नुकसानात होंगे। फ़खर वी ऑल नो इज़ अ टीम मैन, उसको आप बोलेंगे कि आप नंबर 9 पे भी खेलना है, वो खेल लेगा। लेकिन ये डिसीजन आप कर रहे हैं, तो आप जब एक तरीके से बात करेंगे ना, तो वो आपको फिर दिल की बात बताएगा कि नहीं जी मैं 3 नंबर पे या ओपन पे यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, ना तो कोई भी नहीं करेगा। तो आई थिंक जब ये कम्युनिकेशन जब एक तरफ से नहीं होती कि आपने इस नंबर पे खेलना है, क्या ख्याल है आपका, तो अब इसी वो कहेगा जी ठीक है जी टीम के लिए मैं खेलूँगा। लेकिन आप एक डिफरेंट लेवल पर जब बात करते हैं तो वो खुल के जब बात होती है, देन आपको लगता है कि यार ठीक है, ही इज़ कन्विंस्ड। बट आई थिंक फॉर द सेक ऑफ द टीम, फ़खर अगर नंबर 3 के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया, ओपन छेड़ ली, नंबर 3 छेड़ लिया, आपको रिजल्ट्स उसके नहीं मिले, आपके जो प्रॉब्लम थे वो उधर के उधर ही है। और फ़खर नो डाउट हमारा एक बैट्समैन, अगर मुझे भी आंखें बंद करके पिक करना होना चाहिए कि इनमें से कौन आपको अकेला मैच जिता सकता है, प्रेशर मैच, हमेशा फ़खर का रिकॉर्ड आप उठा के देखें, कोई बड़ा मैच वर्ल्ड कप का होगा, प्रेशर मैच होगा, ही विल स्टैंड आउट, वो आके आपको मैच बदल के देगा। तो आई थिंक फ़खर के अराउंड चीज़ें चलनी चाहिए, फ़खर को नहीं छेड़ना चाहिए, फ़खर के इर्द गिर्द चलने चाहिए। शायद भाई आपका क्या ख्याल है, जैसे जो अभी आपने फ़खर के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बात की है, वसीम साहब का ये मानना है कि उसको ऊपर
नंबर 3 पर खेले तो ज़्यादा बेहतर है। आपके ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए किस नंबर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है? फखर या तो ओपनर या नंबर 3, उसको सर्कल में जितना यूटिलाइज किया जाए ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं समझ आता तो फिर उसके बाद उसका नंबर फिर 6 नंबर ही बनता है कि जहां पे आपके पास लाइसेंस हो कि आपने हर बॉल जाके मारनी है। लेकिन क्योंकि मसला था ओपनरों का, तो ओपन में फिर आपके पास फखर अच्छी चॉइस है। नंबर 3 पे बाबर या रिजवान खेल सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए आपको कि अगर खुदा ना खास्ता जल्दी आप गैम्बलिंग करते हो ना, आप चांस लेते हो, अगर आपकी जल्दी विकेट गिरती है तो आपके पास एक, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बाबर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर या पूरा एक प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन जो कि सिचुएशन को रीड करके एंड देन वो गेम को आगे लेके चल सकता है। तो इस तरह के जो प्लेयर होते हैं जो कि गेम को चेंज कर देते हैं शुरू के 6 ओवर में आपके लिए, या जो प्रेशर होता है नए बॉल का वो कम करने के लिए, आपको एक ऐसा, मैं तो कहूंगा कि पागल टाइप का बैट्समैन आपको ऊपर चाहिए होता है। ठीक है, एक वक्फा ले रहे हैं जो ये बड़ी अच्छी एक कॉम्पोजिशन सी हमारे सामने आई है। जैसे अभी वसीम साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है इसको अगर अपने मैचेस को ज़्यादा बेहतर अंदाज में बैटिंग में से आपको मैच विनर्स निकालना है तो फ़खर का नंबर 3 होना चाहिए। और शाहिद साहब ने जैसे जिक्र किया है कि यार नंबर 3 या नंबर 6, ये एक और पहलू है कि अगर आप नंबर 6 पर उसको लेंगे तो फिर उसके पास मारधाड़ का और जारहाना अंदाज से खेलने का भरपूर तरीके से उसके पास होगा। और ये भी एक चीज़ फ़ौरी तौर पर आपके दिमाग के ऊपर अटैक करती है कि वाकई अभी नीचे नंबर 6 पर फ़खर भी बैठा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ बेहतरी निकल सकती है। यहाँ पर एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 2024 के हवाले से। यहाँ पर आज पाकिस्तान और USA के माबैन जो मैच खेला जाना है उस पर मुख्तलिफ जो फॉर्मेशन है, जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का होना चाहिए, पाकिस्तान टीम को किन मसाइल का सामना हो सकता है, पाकिस्तान को USA के ख़िलाफ़ किस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस मैच को कितनी अहमियत देते हुए अपनी 100% कारकर्दगी को देना चाहिए, इसी पर राबिया बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्रेक से पहले हम बैटिंग ऑर्डर पर बात कर रहे थे। लाला ने कहा था कि फ़खर ज़मान को ओपनिंग करनी चाहिए, तो वसीम आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए? क्या साइम को चांस मिलना चाहिए? देखें, एक तो इसमें अब एकदम से मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी चेंजेस वो करेंगे। दूसरा देखें, आप डिस्कस कर रहे हैं, आप कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ, बल्कि सोशल मीडिया पे डिस्कशन यही जारी, ओपन कौन करे, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो दैट शोज़ कि अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हैं हमारी 2-4 महीने 6 महीने पहले सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए बड़े इवेंट से पहले, वो नहीं हो पाई हैं। एक कम्बिनेशन चल रहा होता है ना, तो आपको भी पता है कौन सी प्लेइंग 11 खेलनी है, कि एक स्पिनर एक्स्ट्रा आएगा या एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा आएगा, बस एक आध चेंज पे डिबेट हो रही होती है। अभी तो अनफॉर्चुनेटली पूरे कंपोजिशन के ऊपर हो रही है जी कि किसने ओपन करनी है, बैटिंग ऑर्डर कैसा होगा हमारा, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो आई थिंक ओपन जैसे लास्ट मैच में जो एक इंडिया दिया गया था, एक वो कि एक इंडिकेशन जो हुई थी कि बाबर रिजवान वापस आते हुए नज़र आ रही हैं ओपनिंग स्लॉट के ऊपर। लेकिन अगर आई थिंक अगर साइम खेलते हैं तो ऑब्वियसली इनमें से एक किसी को फिर तो अपनी जगह छोड़नी होगी, क्योंकि साइम अभी नीचे खेलते हुए मुझे उस तरह नज़र नहीं आते हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपने देखा वो ना बेस्ट इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं जी कि फ़खर का बेस्ट यूजेज कहाँ पे है, तो वो तो डेफिनेटली नंबर पहले 3 के अंदर है, चाहे वो ओपन करे या फिर वो नंबर 3 पे आए। उसमें जो चेंज, मतलब बाबर अगर 3 पे खेल सकते हैं तो शायद फिर नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं, कंसिडरिंग कि पिच कैसी है, सिचुएशन कैसी है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। आई एम श्योर कि अभी तक उनके अभी भी शायद ये डिस्कशन चल रही हो। अगर रात को वैसे तो अमूमन एक दिन पहले आप टीम बना लेते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में बाबर और साइम और रिजवान ये 3 मुझे खेलते हुए ऊपर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं टीम में इसलिए डालूंगा साइम को कि आपको स्पिन का आप ऑप्शन अपनी टीम में डाल रहे हैं या फिर आप समझते हैं कि ये प्लेइंग 11 में हो सकते हैं पाकिस्तान की? देखें, प्लेइंग 11 जो मुझे लग रहा है वो खिलाएंगे, उसमें मुझे साइम नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनके ऊपर जाएंगे। लेकिन मेरी अगर मैं पूरी टीम की थोड़ी सी बात करता हूँ कि साइम आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव थिंकिंग हो। सिर्फ हम इस मैच का ना सोचें, हम इंडिया के मैच का सोचें कि मैं नहीं चाहता कि इस मैच में आप एक टीम खिलाएं और अगले मैच में आपको 2 चेंजेस करनी पड़े बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। और ये ठीक है, इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन इतना बड़ा मैच नहीं है कि आप
इसमें एक आध चीज़ अगले मैच की सोच के ना करें, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर है, चाहे वो आपकी टीम का कंपोजिशन है। तो मेरे ख्याल में 4 फास्ट बॉलर्स हमारे खेलने चाहिए हर हाल में इस मैच में, क्योंकि अगले मैच में तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि नहीं खेलते इंडिया के अगेंस्ट उस सरफेस के ऊपर 4 फास्ट बॉलर, तो आप अपने 20-30% चांसेस जीत के वैसे ही आप नीचे ले आते हैं। तो अगर आपने वहाँ 4 फास्ट बॉलर खिलानी है, आपको 100% आज के मैच में भी 4 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए। फिर साइम की एंट्री हो जाती है कि आपका छठा ऑप्शन बन जाता है, इफ्तिखार भी आपके पास मौजूद है। तो टीम का जो प्लान देख रहा हूँ वो इस तरह होना चाहिए। बट जो मुझे लग रहा है कंडीशंस को देखते हुए, जो हम माइंडसेट की बात कर रहे थे ना कि अमेरिका हम इनसे ना हार जाएँ, तो शायद ये 3 फास्ट बॉलरों पे जाएंगे और अगले मैच के अंदर फिर आपको चेंजेस नज़र आएंगी टीम के लिए, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होगा मेरे ख्याल में। अच्छा साइन नहीं है। एक आपको ये जहन में सोच में पुख्तगी के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्या आपको फ़िज़िकली उतना ही ज़्यादा फिट होना पड़ता है? फिर क्या आपको मेंटली उतना ही स्मार्ट होना पड़ता है? ये फ़िज़िकल फिटनेस इसमें कितना अहम किरदार अदा करती है? और ये जो तसलसल है फ़ैसलों में नाकामियों के साथ, या फिर जो आपने प्रोग्रेसिव सोच की बात की है, उसमें फ़िज़िकल फिटनेस कितना अहम किरदार अदा करती है, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर अमाद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये जो एक सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो सोच में पुख्तगी है, ये फ़िज़िकल फिटनेस पे ये कितना अहम किरदार अदा करती है? और दूसरा, ये जो आप बिग मैच में जाते हैं, बड़े मैचेस में, वहाँ पर अगर आप दबाव का शिकार होते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जुड़ता है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ? बिल्कुल जी, देखें फिजिकल फिटनेस का जो सबसे एक पार्ट एंड पार्सल है उसके साथ वो मेंटल स्ट्रेंथ है आपकी, और मेंटल फिटनेस है। और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जो ख़ासतौर पे बड़े मैचेस का जो आप प्रेशर कह रहे हैं, वो ख़ासतौर पे यंगस्टर्स जो होते हैं वो लेने से कई बार घबराते भी हैं और कई बार उनको पता भी नहीं होता कि प्रेशर लेने का तरीका क्या है। अब तो इस वक्त साइंटिफिकली इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं मेंटल स्ट्रेंथ की। आप ये बाकी स्पोर्ट्स में भी देख सकते हैं, आप टेनिस में देख सकते हैं, रॉजर फेडरर की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद आप क्रिकेटर्स में अगर देखें तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिस तरह इंग्लैंड के जेमी एंडरसन हैं, 42 इयर्स के हैं, फास्ट बॉलर हैं और अभी तक वो टेस्ट क्रिकेट में तकरीबन 8 से 10 ओवर करते हैं। तो ये सारी मेंटल स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी एज को डिफाई किया है, जिस वजह से इन लोगों ने अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि दे गो हैंड इन हैंड विद द फिजिकल फिटनेस। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर तो हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट में मेंटल स्ट्रेंथ पे कुछ एक्सपर्टीज अवेलेबल है तो डेफिनेटली उनको प्रिपेयर करती होगी, क्योंकि प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़ी गेम से पहले। क्योंकि अगर आप पहले से ही आपका इफ़ योर हेड्स आर डाउन तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप जाके परफॉर्म कर सकेंगे। तो आपका मूड एलिवेटेड होना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं आजकल जिसमें इस तरह की चीज़ें करके प्लेयर्स को मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, ताकि वो जाके फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है। सुहेल साहब, इस हवाले से आपकी क्या राय है? जब आप मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सब ने कहा कि आपकी तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं इस हवाले से, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये रुझान है? और अगर हम तो अगर मेंटल हेल्थ के लिए किसी को साथ रखते हैं तो वो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर उसके मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू होती है, लेकिन ये एक अलग बहस है कि क्या बाद में डॉक्टर साहब खुद नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, या मोटिवेट करने में और मेंटल हेल्थ को या मेंटल स्ट्रेंथनिंग, ये इसमें फ़र्क कितना आपके ख्याल में है? देखिए, आजकल मॉडर्न डे में, कल भी डॉक्टर साहब ने बात की थी, मॉडर्न डे में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। अब आपको बहुत सारे एस्पेक्ट को देखना है। सिर्फ पहले बैक इन डेज क्रिकेट सिर्फ स्किल बेस्ड गेम थी, अब आपको इसको साइंटिफिक तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इट्स डिमांड ऑफ द डे। आप कह सकते हैं कि आपको यू नीड पीपल अराउंड, बट फॉर मी आई थिंक जैसे डॉक्टर साहब ने जिमी एंडरसन की मिसाल दी ना, तो ये हर प्लेयर डिफरेंट होता है। आप खुद अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। जैसे अभी अगर ऑन द अदर हैंड हम आजम खान की फिर वो मिसाल आ जाती है, आई डोंट लाइक उसको डिस्कस करना बार बार, स्पेशली उसकी फिटनेस को, बट वो कंपैरिजन में आप देखें ना तो आजम न्यू के उसको पिछले 4-5 साल में ये मैसेज बार बार कन्वे किया गया है कि यार यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। ऑब्वियसली वो शान मसूद की तरह सुपर फिट नहीं बन सकते, बट ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आनी चाहिए थी। ऑन द अदर जिमी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली
प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट एट द एज ऑफ 42, 43, इट्स नॉट इजी। तो क्या है कि वो यहाँ से तगड़े हैं। समटाइम मैंने कल बात की थी कि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्रिकेट अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम निगल्स के साथ खेलते हैं। तो आप मेंटली, मैं शुएब भाई को मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा, नी के पेन में उनको मैंने जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा, वो लिटरली एक टांग के ऊपर भाग के बॉलिंग कर रहे होते थे, बट वो जितने मेंटली स्ट्रांग थे, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का जो लेवल था, आई थिंक उसकी वजह से उन्होंने 3-4 साल क्रिकेट 2007 से लेके 11 तक जो खेली, तो सिर्फ अपने मेंटल टफनेस की वजह से खेली। तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, इसीलिए आप देखते हो कि कुछ प्लेयर 32-34 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं एंड पीपल लाइक जेमी एंडरसन दे स्टिल प्लेइंग। सो वेरी करती हैं चीजें। ऑब्वियसली अगर इफ यू हैव पीपल अराउंड जो कि इस चीज को समझते हों एंड दे वर्क विद प्लेयर्स, उनको उनकी मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर करें, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अभी जैसे हमारे कुछ प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। आप शादाब की बात करें, उनके ऊपर अब तो सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा और वो अल्टीमेटली आप तक पहुंचता है। तो शादाब, आई नो शादाब, आजम खान अभी किस फेज से गुजर रहे होंगे। तो अगर कोई उनके पास इस तरह अभी आई एम श्योर मैंने सुना था कि शायद एक बंदे को हायर किया गया है जो कि मेंटल हेल्थ को देखेंगे। तो जब आपको लुक आफ्टर करने के लिए कोई आपके पास बंदा हो तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। अल्टीमेटली तो आपको इस चीज से बाहर क्या निकालती है, वो आपकी परफॉर्मेंस है। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे आप उस चीज से बाहर नहीं आएंगे। बट कहीं ना कहीं जाके मोटिवेशन देने वाला बंदा, अगर कोई डॉक्टर आपकी मेंटल हेल्थ लुक आफ्टर करने वाला है, तो आपको शायद उस फेज से बाहर निकलने में आसानी हो जाती है। तो ऑब्वियसली इन चीजों को हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमें मेडिकल में हमें बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है इन चीजों में, वो जारी है, वो इंजरी असेसमेंट हो, इंजरी प्रिकॉशंस हैं। जब आपको प्लेयर्स को आपको आइडिया हो जाए, पहले ही पता होना चाहिए कि यार ये अभी रेड जोन में जा रहा है प्लेयर, तो आप इंजरी होने से पहले उसको जो है वो क्रिकेट खेलने से रोक लें। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है और आई होप के विद द पैसेज ऑफ टाइम हम करेंगे। बिल्कुल। वसीम, अगर आपसे पूछें तो ये मेंटल ब्लॉक है क्या जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, खेल नहीं पाते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी मैं असल में इसमें ऐड करना चाह रहा था एक और चीज़, वो ये है कि जब किसी प्लेयर को इंजरी होती है तो उसके बाद भी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल प्रेपरेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंजरी के बाद वापस रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें उनको मेंटल स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स जो हैं वो उन पे अप्लाई नहीं की होती किसी ने। और आप अगर दुनिया क्रिकेट में भी देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हैं और वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि वो मेंटल स्ट्रेंथ इनकी जो होती है उस पर काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई बॉलर की कोई इंजरी हुई हो जिस वक्त वो भागते हुए जाते हैं, और जिस तरह फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी की जब कुछ अर्सा पहले इंजरी हुई, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर शाहीन अफरीदी के लिए के साथ कोई मेंटल स्ट्रेंथ वाला आदमी हो, कोई ऐसा स्पोर्ट्स फिजिशियन या जो मेंटल एक्सपर्टीज दे सकता हो, तो जितनी बार वो भागते हैं उनका एक मेंटल ब्लॉक है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते, उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, और वो थोड़े से हेजिटेंट होते हैं कि मैं तेज भागूं कि ना भागूं, क्योंकि वो जो इंजरी का पूरा अमल होता है, जो प्रोसेस से गुजरे होते हैं, वो दोबारा से उनके दिमाग के अंदर रिफ्रेश हो जाता। इसलिए बड़ा ज़रूरी कि इस चीज़ को अनवाइंड किया जाए, उनके साथ बैठ के उन स्ट्रैटेजी से बात की जाए जिस तरह से उनको ये इस मेंटल ब्लॉक से निकाला जाए। और भी बाकी प्लेयर्स जो इंजरी का सामना करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए प्रॉपर एक रोल मॉडलिंग उनके साथ हो, उनके साथ पैप टॉक हो, उनके साथ इमेजरी हो। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ हम अपने पाकिस्तान प्लेयर्स में भी इम्प्लीमेंट करें तो हमारे जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरी के साथ, वो बहुत जल्दी वापस रिकवर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या यही वजह है कि शाहीन अपनी पेस को अभी तक मेंटेन नहीं कर पाए हैं? जी, मेरा तो ये बहुत अरसे से एक मेरा जो है आप समझ लें कि मैं आई हैव बीन कैटेगोरिकली टॉकिंग अबाउट इट कि ये शायद एक बहुत बड़ी वजह है कि शाहीन अभी तक अपनी जो प्रीवियस पेस थी बिफोर द इंजरी उसको अचीव नहीं कर सके।
क्योंकि शायद अभी तक वो थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, या उनके एक मेंटल एक ब्लॉक उनको लगा हुआ है जो सबकॉन्शियस में होता है आपके, वो आपको सामने वैसे पता नहीं लगता, वो आपके सबकॉन्शियस में है। जितनी बार वो भागते हैं, जितनी बार अपना वो रन अप शुरू करते हैं, उनको डर होता है कि कहीं मेरी दोबारा उसी जगह पे मेरी जो PCL की उनकी इंजरी हुई थी वो दोबारा ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद उनको इसमें ब्लॉक कर रहा है। ठीक है वसीम साहब, ये खासी जहनी सेहत के ऊपर गुफ्तगू रही है। पाकिस्तान और USA का मैच भी साथ ही साथ है, तो ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया आज तो। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया देखें एक बात अगर हम देखते हैं तो अगर वो जो एक्सपेक्ट उनसे कर रहे थे कि अच्छे मार्जिन से माइंडसेट, वो उन्होंने एक प्लेयर भी खिलाया, एक अपना एस्टैब्लिश प्लेयर बिठा के आज नेथन एलिस शायद वो मैच खेले थे, 2 विकेटें भी ली हैं। तो देखें वो साथ में प्रोग्रेसिव थिंकिंग जो हम बात कर रहे हैं कि वो साथ साथ चीज़ें आगे के लिए भी देख रहे हैं। तो देखिए मेंटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, टफनेस की बात करते हैं, तो टॉप पे आपको नज़र आता है ऑस्ट्रेलियन टीम। उनका एक ऑस्ट्रेलियन टीम का जो एक एटीट्यूड है खेलने का, जो उनका एक माइंड सेट है, वो बाकी टीमों से उनको बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर लेके जाता है। वो वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा क्यों जीतते हैं कि उनको बड़े मैचेस जीतने आते हैं, उनको वर्ल्ड कप जीतने आते हैं, उनको फाइनल जीतने आते हैं। पाकिस्तान मतलब हमारी दुआ होती है कि हमारा नॉकआउट ऑस्ट्रेलिया के साथ ना आए, क्योंकि वो जहाँ पे भी आते हैं हम उनसे हार जाते हैं। वो नहीं, नॉट नेसेसरली कि हम वो स्किल्स के ऊपर हारे हैं, हम हारते मेंटल जो स्ट्रेंथ है उनकी, वहाँ का जो उनकी एक माइंड सेट है उसका फ़र्क आता है। और इसकी मिसाल दी जाती है, जो ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट होगा आप तो आप ज़्यादा अचीव करेंगे। तो ये एरिया एक ऐसा है कि जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए कोचिंग में भी देखिए, अगर हम कोचेज़ की बात करते हैं, आधे से ज़्यादा हमारी जो जॉब है ना वो इन चीज़ों की है। हमने बैटिंग बॉलिंग नहीं सिखानी होती, वहाँ पे आपकी मैनेजमेंट काम आती है ज़्यादा, जो आपकी जो अपने प्लेयर्स को मोटिवेशन देनी है, जो उनके आपके कि प्लेयर टू प्लेयर वो वेरी करना है कि इससे मैंने परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, इससे कैसे लेनी है। नॉट ओनली द नेट्स, जो उनसे आप रूटीन में बातचीत करते हैं, उनकी जो प्रेपरेशन होती है मैचेस के लिए, कंपटीशन के लिए, तो इस पार्ट ऑफ द कोचिंग जॉब। हाँ, जो साथ में एक्स्ट्रा आपके हेल्प आती है, एक्सपर्टीज जो आती है, जिनका एक ही काम है, वो ऑलवेज आपकी हेल्प करती है। पाकिस्तान टीम के साथ अभी अटैच हुए हैं कोई फॉरेन, उन्होंने आई थिंक साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये चीज़ें निचले लेवल से होनी चाहिए, कि सिर्फ ऊपर वो चीज़ नहीं, निचले जब होंगी तो वो लड़के ऊपर जाके फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हो के आया वो लड़का। तो आज का मैच की जो बात है, देखिए उसमें माइंड सेट, ये चीज़ें देखिए जो आप बात कर रहे हैं कि वो शुरू कहाँ से होता है। शुरू आपकी जो पेप टॉक की हम बात कर रहे हैं ना, अगर कोच कहेगा वो हल्का नहीं लेना इस मैच को, हम कहीं हार ना जाए, वो जो स्टार्टिंग लाइन है ना, फॉर मी दैट इज़ डिस्टर्बिंग, कि आप शुरू बात हारने से करते हैं, कि बजाय कि हमने जीतना है और हमें अच्छे मार्जिन से जीतना है, हम बात शुरू उधर से जब करेंगे तो प्लेयर के ऊपर वो प्रेशर आना शुरू। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है जो आपने जिसका जिक्र किया है कि जो आपका गुफ्तगू है शुरू वाली, वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अगर आप कहें तो एक वक्फा लेते हैं और फिर सर आप रुकने वाले तो हैं नहीं, मेरे क्या फर्क तो पड़ना नहीं ले एक वक्फा ले रहे हैं जी नाज़रीन इकराम। वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक इन जोर का जोर। अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान और USA का मैच शुरू होने वाला है। तो वसीम साहब, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए आज के मैच के लिए? देखिए प्लेइंग 11 का, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मैं थोड़ा सा अगले मैच का भी सोचूंगा कि इंडिया का जो मैच है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आज की प्लेइंग 11 थोड़ा सा उस कंडीशंस को भी, तो आई विल डेफिनेटली गो विद 4 फास्ट बॉलर्स। हालांकि शायद इस वेन्यू के ऊपर या जहाँ पे आज मैच है या अपोजिशन को देखते हुए आप ज़हन में आएगा कि 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, USA वाले शायद स्पिन को इतना अच्छा ना खेलें, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे फास्ट बॉलर्स भी उतने अच्छे हैं, तो आई विल गो विद 4 फास्ट बॉलर्स जो हमारे हैं। शाहीन है, हारिस है, नसीम है, और उसके बाद मोहम्मद आमिर है। उसके बाद एक स्पिनर की जहाँ बात आती है, आई थिंक यू हैव टू गो विद शादाब। तो उसके बाद जो एक चेंज जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, कि ऑब्वियसली मोस्ट टीमें जो बनेंगी उनके अंदर आज़म खान आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो न्यूयॉर्क की पिच के हालात देखे हैं, जो बाउंस देखा है वहाँ पे, इंडियन बॉलिंग लाइनअप देख रहा हूँ मैं, वहाँ पे मुझे आज़म खान सक्सेसफुल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑल दो कि आज के मैच में मुझे नज़र आ रहा है कि ही कैन बी अ इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन बात फिर वही है कि हम अगले मैच का सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो इस वजह से मैं साइम अयूब को वापस लेके आऊँगा। एक तो जब आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं जैन, तो आपके पास एक स्पिन का ऑप्शन भी आ जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है सेकंड स्पिनर आपके पास मौजूद है, और थोड़ा सा वहाँ पे जो कंडीशंस होंगी मेरे ख्याल में वो आज़म से बेहतर होगा कि वो साइम, क्योंकि अभी जो डिबेट है वो इस बिटवीन
आज़म, साइम एंड उस्मान के इन तीनों में से 2 कौन से खेलने हैं। तो इस मैच के लिए और अगले मैच के लिए मैं उस्मान और साइम को पिक करूँगा, मैं आज़म को पिक नहीं करूँगा। और बाकी आपके यूजुअल जो नॉर्मल आपके रेगुलर खेलने वाले वही प्लेइंग 11 है मोहम्मद वसीम साहब की, वो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मोहम्मद वसीम साहब ने मुंतखब किए आज के 11 खिलाड़ी। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, बाबर आज़म, उसके बाद फ़खर ज़मान, उस्मान ख़ान, इफ्तिखार अहमद, शादाब ख़ान, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हारिस रऊफ़, ये आज की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये प्लेइंग 11 होगी आज की मोहम्मद वसीम साहब। होंगे नहीं, ये होने चाहिए मेरे, ये होने चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगी नहीं। तो ये होगी नहीं होगी नहीं, ये होने चाहिए। तो ये प्लेइंग 11 है मोहम्मद वसीम साहब के ख्याल में जो पाकिस्तान को आज खिलानी चाहिए। सुहेल तनवीर साहब हमारे साथ हैं, सुहेल साहब से भी जानते हैं कि उनके ख्याल में उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सुहेल साहब आप सुन रहे हैं, प्लेइंग 11 ज़रा बताइएगा। जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। प्लेइंग 11 मैं भी I'll go with 4 फास्ट बॉलर्स। रीजन इज कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्राउंड बहुत छोटा है और स्पिनर्स को इतनी मुश्किल होता है छोटी ग्राउंड में स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना, और कोई इतना ज़्यादा टर्न भी हमें देखने को नहीं मिला है। एंड देन वही कि नेक्स्ट मैच आपका जहाँ पे है तो यू वुड वांट कि आप अगर वहाँ 4 से जा रहे हैं तो आप जो चौथा सीमर जो भी है आपका वो मैच प्रैक्टिस उसको मिल जाए। तो 4 फास्ट बॉलर्स। मैं बैटिंग में I'll go with आजम एंड उस्मान इन मिडल, और वसीम भाई जो बात कर रहे थे आई एग्रीड कि वो जो लॉजिक दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज कि अगर साइम ओपन नहीं करते तो फिर वो नीचे उनका फायदा नहीं, और फिर एक मैच के लिए या 2 मैच के लिए मैं नहीं कहूँगा कि वो आप ओपनिंग अपना जो आपका बाबर और रिजवान मेरे ख्याल में जो हम समझ रहे हैं कि वही होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होगा। तो आई वुड गो विद आजम, कंसीडरिंग कि हमने आगे जहाँ पे मैचेस खेलने हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। यस आई एग्री, कल वाला जो नेक्स्ट हमारा मैच होगा इंडिया के साथ, वहाँ पे आजम के लिए बहुत मुश्किल होगा उन पिच के, क्योंकि वी ऑल नो कि वो शॉर्ट पिच बॉल पे इतना अच्छा नहीं खेलते, बट स्टिल आई बैक हिम। और मैं चाहूँगा कि आपके जो वो प्लेइंग 11 जो आपने माइंड में एक बनाई हुई है सब टीम मैनेजमेंट ने, वो उसी को बैक करें और उसके साथ जाएं। और 2-3 मैचेस के बाद आप कंसिडर करते हैं कि आपकी टीम अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा 2-3 मैचेस के बाद, तो फिर आप चेंज की तरफ जाते हैं। तो मेरी प्लेइंग 11 ये होगी कि मैं बाबर, रिजवान, एंड देन आई गो विद फखर, एंड देन उस्मान खान आएंगे, आजम है, शादाब है, इफ्तिखार है, एंड देन 4 पेसर्स। 4 पेसर्स कौन कौन से हैं? आमिर, शाहीन ऑब्वियसली, और हमारे पास अब्बास है, शाहीन है, हारिस है एंड नसीम शाह। अब ये डिबेट है कि नया बॉल के साथ अब्बास को देखें। अब्बास जब तक हारिस खेल रहा है, अब्बास और हारिस का सिमिलर रोल है, तो हारिस अगर आपका वो डेथ बॉलिंग और 6 ओवर के बाद वाली बॉलिंग जब तक हारिस खेल रहे हैं, तो अब्बास की उस रोल में जगह बनती नहीं। 4 पेसर में अब जो क्वेश्चन मार्क वो ये है कि नया बॉल कौन करेगा, आमिर करेगा शाहीन के साथ, या यू वुड गो विद नसीम। तो ये एक मैनेजमेंट के लिए डिसीजन हो तो वो किसकी तरफ जाते हैं। प्लेइंग 11 क्या है राबिया? प्लेइंग 11 तो बताए ना जरा। सुहेल तनवीर साहब की जी प्लेइंग 11 है, जिसमें रिजवान है, आजम खान है, बाबर आजम है, फ़खर ज़मान है, उस्मान खान है, इफ्तिखार अहमद है, शादाब खान है, और शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है और हारिस रऊफ़ हैं। ये है जी प्लेइंग 11 आज के मैच के लिए सुहेल तनवीर साहब की। और एक प्लेइंग 11 मैंने भी बनाई है। आप ना बना दे तो मैं बनवानी थी आपसे। देखिए जी, मैंने भी बनाई है और बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बनाई है। चलाएं जी, हाफिज़ साहब की तरफ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर ज़मान, आज़म खान, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर। तो एक आधी प्लेयर डिफरेंट नजर आ रहा है। एक आध कहीं फ़र्क होता है सिलेक्शन कमेटी में भी। हाफिज़ साहब आपने क्यों नहीं साइम अयूब को खिलाया? देखिए जी, साइम अयूब को इसलिए नहीं खिलाया कि उसको काफ़ी मैचेस मिल गए हुए हैं। पहली बात यह है कि उसको मजीद अब दबाव में डालने के बजाय पाकिस्तान को अपने सेट ओपनिंग पेयर के साथ, आज़म को भी मिल चुके हैं उतने अगर उसको मिल जाएंगे तो। लेकिन उसका ऊपर यह है कि जो उसकी जगह पर हैं वो कंपैरेटिवली
बल्कि अगर तनासुब के हिसाब से भी देखें, जो ऊपर आपकी ओपनिंग पेयर परफॉर्म कर रहा है उसकी कारकर्दगी मिडल ऑर्डर की निस्बत या साइम की या जो आज़म की बात करते हैं उसकी निस्बत वो बेहतर है। एक दूसरा ये है कि एक सेट ओपनिंग पेयर के साथ जब आप नंबर 3 पर उस्मान और इफ्तिखार के साथ जाते हैं, आपके पास एक ऑप्शन होगा कि नीचे फ़खर की मौजूदगी में और आज़म की मौजूदगी में आप बड़े शॉट्स की आपको ज़रूरत पड़ी तो आप एक फॉर्मेशन सी बन सकती है। लेकिन सेट ओपनिंग पेयर तो आपका नहीं है ना, वो आखिरी मैच में आप वापस लेके आए हैं, वो आपने हटा दिया था। हाँ। लेकिन इसमें जो आती है ना, इसमें सुहेल को भी ऐड करते हैं कि आई थिंक जो भी प्लेइंग 11 आज की बनती है, तो अनलेस के कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाएं कि जहाँ पे बिल्कुल ही आपको लगा कि चेंज करना ही करना है, वी हैव टू बैक अवर टीम। जो प्लेयर्स हैं स्पेशली बैटिंग के अंदर, कि लेट्स से कि आज़म को आज आप खिलाते हैं, उससे परफॉर्म नहीं होता और अगला मैच खेलता है जहाँ पे मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उससे परफॉर्मेंस ना हो, तो आप एकदम से फिर डिस्कार्ड ना करें। यही होता है कि जब आप सेटल आपकी एक टीम जेन में होती है तो उसको आप प्रॉपर, जैसे भी सुहेल ने भी कहा कि आप 2, 3, 4 मैचेस देते हैं, ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हो आपके तो फिर आप वो चांस देते हैं। ये नहीं कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे या 2 मैचों की परफॉर्मेंस पे आप लड़कों को डिस्कार्ड करना शुरू कर दें, वो भी इतने बड़े इवेंट के अंदर। तो ये थोड़ी सी जो कंसिस्टेंसी है ना सिलेक्शन प्लेइंग 11 की, वो भी मैटर करेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि कंडीशंस, अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है देन इट मेक्स सेंस कि आप दो आप कर सकते हैं अगर कंडीशंस उसमें फ़र्क करती हैं। अच्छा सुहेल साहब, 2 मैचेस भी खेले गए, पीएनजी और युगांडा का, जिसमें आज युगांडा ने तो हरा दिया पीएनजी को, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जिसमें स्टॉइनिस जो हैं वो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ एंड्रू साइमंड वाला किरदार भी अदा कर सकते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में उनके लिए? नहीं, वो कर रहे हैं काफी टाइम से। पिछले आप देखें उनकी वाइट बॉल में स्पेशली परफॉर्मेंसेज, उनको डिफरेंट नंबर्स पे यूटिलाइज करते रहे हैं, और बॉलिंग में ही चिप्स इन, तो वो डेफिनेटली एंड्रू साइमंड वाला जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। कल भी आप ओमान ने पहले जो 10 ओवर थे, आप देखें कि 10 ओवरों में दे वर इन कंट्रोल, मतलब रन बॉल तकरीबन 8 ओवरों में मेरे ख्याल में 50 for 2 थे एंड देन 50 for 3 हो गए, मैक्सवेल भी आते ही आउट हो गए। तो वहां पे स्टोनस ने जिस तरीके की इनिंग खेली, वो ऑब्वियसली एक हेल्दी साइन है मिडल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, और उनका फॉर्म में होना इसलिए जरूरी है कि वो लंबी हिट मार सकते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, और स्पेशली वेस्ट इंडीज में उनके मैचेस हो रहे हैं और सुपर 8 भी वहीं पे होना है। तो जो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, आपके लिए उनका इन फॉर्म होना बहुत जरूरी है मिडल ओवर्स, क्योंकि कैरेबियन में जो है वो वहां पे जब तक आप मिडल ओवर्स में रन्स नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होगा एक हेल्दी टोटल जो है वो सेट करना। तो स्टोनस की इनिंग मैंने देखी है, जिस तरीके से वो लॉन्ग लीवर उन्होंने यूज किया अगेंस्ट स्पिनर्स, आई थिंक के ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा हेल्दी साइन है, एंड देन ही गॉट 3 विकेट्स एज वेल। तो एक इस तरह का मैच विनिंग ऑलराउंडर आपके पास होना वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है किसी भी टीम के लिए। हमारे पास जब रजाक भाई और अजहर महमूद थे तो आपने देखा कि उन्होंने बैटिंग में कितने मैचेस जितवाए, बैटिंग नहीं करते थे तो बॉलिंग में आगे जितवा देते थे, कभी दोनों डिपार्टमेंट में आके चिप इन करते थे। तो इस तरह का ऑलराउंडर होना किसी भी टीम के लिए वो बहुत जरूरी होता है आपके टीम बैलेंस के लिए। टीम बहुत बैलेंस बन जाती है। अब जैसे हम जरूरत जब पड़ती है तो हमें 4 पेसर खिलाने हैं तो हम प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हमें जाना पड़ता है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट लग्जरी जो स्पिन डिपार्टमेंट में तो है, शायद शादाब के होते हुए हमारे पास है। और शादाब आप देखें इसी वजह से टीम में बार बार आते हैं और कोई भी उनको रूल आउट नहीं करता, प्लेइंग 11 से बाहर नहीं निकालता। इवन मैंने भी, हालांकि उनकी फॉर्म देखें किस तरीके की चल रही है, बट जो वो ऑफ करते हैं टेबल पे वो किसी भी कोच और कैप्टन के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो बड़ा मुश्किल है। सुहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपने कि एक आप बैलेंस बन जाता है जब आपके पास एक ऑलराउंडर हो जो कि दोनों शोबों में खेल के, अगर आप उसको बैटिंग एक बैट्समैन की हैसियत से मुंतखब करना चाहें तो आप उसमें कर लें, अगर आप एक बॉलर की हैसियत से करना चाहें तो उसमें कर लें। और 4 फास्ट बॉलर्स वाली जो बात है, अगर हम करेंगे तो हमें बिल्कुल 4 के 4 अपने स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के पास जाना पड़ेगा, हमारे पास वो सहूलत नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ ये पीएनजी और युगांडा का भी मैच हुआ है जनाब मोहम्मद वसीम साहब, वो तो पीएनजी हार गई। सारी प्रेडिक्शंस आपकी मेरी सबकी गलत हुई थी। मैं तो युगांडा के साथ था। नहीं, सबने पीएनजी पे किया था। वो भी चार्ट सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। चार्ट में तो तब्दीली भी हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप देखते हैं ना, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली, वही हम बात कर रहे हैं कि ऑन अ डे जो भी टीम बेहतर खेलेगी तो ऑन पेपर जो उनकी टीमें नज़र आती है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। जैसे भी सुहेल ने जो मिसाल दी है कि सुबह पहले 8-9 ओवरों में लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है ओमान के साथ, वो कंट्रोल में नज़र आए और लग रहा था कि शायद ये कम रन ही बनेंगे, लेकिन वहीं पे एक्सपीरियंस और आपका जो होता है ना क्वालिटी प्लेयर जब स्टेप अप करते हैं वही हमें डिफरेंस नज़र आया है। तो आई थिंक
कंपटीशन के लिहाज से अच्छा है। अब डिबेट तो ऑब्वियसली ये चल रही है जी, कई लोगों को इतराज़ हो रहा है जी बहुत ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन आई थिंक अगर आप क्रिकेट की डेवलपमेंट देखते हैं कि ग्लोबलाइज करने के लिए या इन चीज़ों को, तो एक डिफरेंट एक फ्लेवर लेके आते हैं एसोसिएट मेंबर्स, और जिसका वो सबसे बड़ा फ्लेवर देख लें, आप भी नर्वस हैं, मैं भी नर्वस हूँ, बहुत सारे लोग नर्वस हैं आज के मैच को लेके। डॉक्टर साहब ज़रा मुख्तसर से बताइएगा, बिल्कुल हमारे पास बहुत कम वक्त है, आपके ख्याल में ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशन करना, किसी को मुतहर्रिक करने के लिए चंद अल्फाज की अदायगी, और मेंटल स्ट्रेंथ, ये दोनों कितना मुख्तलिफ हैं या नहीं है? ये तकरीबन दोनों चीजें जो है, एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरेटिकल है। तो बेसिकली तो दोनों को आपने एक चीज है जो आप थियरी में है और उसको आपने उसको इम्प्लीमेंट करना, तो वो प्रैक्टिकल बन जाती। तो मेरा तो ये ख्याल है कि मेंटल स्ट्रेंथ और मोटिवेशन दे गो हैंड इन हैंड, दोनों चीजें जो हैं वो साथ ही साथ चलती हैं। दोनों चीज़ें प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमाद साहब, आपने अपना वक्त दिया। जनाब मोहम्मद वसीम साहब, आप यहाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शो खत्म होने से पहले मेरे ख्याल में हमें प्रेडिक्शन तो लेनी चाहिए ना आज के मैच की। आज भी अगर आपको प्रेडिक्शन की जरूरत है तो फिर तो आज तो कोई प्रेडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कितना स्कोर होता है देख रहे हैं वसीम साहब? देखिए, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो आई थिंक पाकिस्तान को 200 के अराउंड या इससे ऊपर रन्स करना होगी, कंसिडरिंग कि वैसे ही पिच होता है, और नोइंग के यूएसए के बैट्समैन की जो स्किल्स हैं वो चेज 160-170 आराम से कर सकते हैं, तो हमें अपना ज़रा पार स्कोर ऊपर ही लेके जाना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका, और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया जो कि लोग इस वक्त हमें देख रहे थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और राबिया शाहिद को इजाज़त दें। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।